तो ठीक है, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? यूज इफेक्ट के बारे में, है ना? तो यूज इफेक्ट मैंने कहा था कि दैट यूज इफेक्ट क्या करता है, फंक्शनिंग क्या है यूज इफेक्ट की, कि दैट ये जो हमारा यूज स्टेट हुक होता है, ये यूज स्टेट हुक के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि जो यूज स्टेट है, यूज स्टेट से तो आप स्टेट मैनेजमेंट करते हो, जो आपने देखा कल की यूज स्टेट से आप स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन फिर आपने दूसरी चीज़ जो देखी वो ये है कि दैट स्टेट मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन साथ ही में यूज इफेक्ट जो है ना, इसकी साइड इफेक्ट्स जो है ना, उनको जो है ना कंट्रोल करता है। जैसे कि यहाँ पर फेच डेटा जो है वो हम यूज इफेक्ट के अंदर डाल रहे हैं, और यहाँ पर हमने कोई डिपेंडेंसी इसको दी नहीं, मत मत दी यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी। इसका मतलब यूज इफेक्ट किसी पे डिपेंडेंट है नहीं। यूज इफेक्ट सिर्फ कब कॉल होगा? यूज इफेक्ट सिर्फ तब कॉल होगा जब आप मान लो कंपोनेंट लाइफ साइकिल जब शुरू होता है, और यहाँ पर ये किस कंपोनेंट के अंदर? ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो जैसे ही मतलब आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी तो उसी वक्त ही फेच डेटा कॉल हो जाएगा, एंड यूजर नेम आपका, उसका वैल्यू कहाँ से आएगा? डेटाबेस से। ठीक है, देखो अगर आप इसको अगर देखोगे, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं npm स्टार्ट। ठीक है, लेकिन अब की बार आप चेक करना कि हमारे पास कोई यूजर नेम नहीं होगा, मतलब कोई यूजर नेम नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है? व्हाई द यूजर नेम इज नॉट देयर? बिकॉज ऑब्वियसली यूजर नेम जो फेच हो रहा है ना, वो कहाँ से फेच हो रहा है? वो फेच हो रहा है डेटाबेस से। ठीक है, एंड अभी तक आपने बैकएंड चालू नहीं किया। तो अगर मैं F12 प्रेस करूँ और मान लो मैंने इस ऐप को फिर से रिलोड किया, मैं नेटवर्क में हूँ, यहाँ पर फिर से रिलोड किया, तो आपने देखा कि देखो ये एपीआई है, एपीआई बोल रहा है एरर कनेक्शन रिफ्यूज्ड। इसका मतलब एपीआई तो कॉल हो रहा है, और हो भी रहा है लोकल होस्ट यूजर गेट यूजर पे, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, सिंपली क्योंकि इसकी रीजन जो है वो इसने पहले ही बता दिया, एरर कनेक्शन रिफ्यूज। इसका मतलब हमारा बैकएंड जो है ना वो सर्वर ही बंद है। और आप चेक करो, यहाँ पर आपको कल दिखाया था मैंने कि दैट हमने यहाँ पर क्या लिखा था? हमने यहाँ पर लिखा था कि अगर यूजर नेम होगा तो यूजर ने वेलकम यूजर, वरना दिखाना लॉग इन बटन, तो अभी दिखा रहा है लॉग इन बटन क्योंकि अभी यूजर नेम है ही नहीं। तो इसका मतलब कार जो हमने वो टर्नरी ऑपरेटर्स लिखे थे, यूज फैक्ट्स का इस्तेमाल किया था, वो सारी चीजें काम कर रही है ना। ओके, चलो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपना बैकएंड जो है उसको भी चालू कर लेते हैं। सुलेमान ने कभी हमारी क्लास ज्वाइन की थी? वो जो लेट आया था एक बच्चा, वो जो एक बार आया था, जो एक ही बार आया था, वो लास्ट में बैठा हो, जब जब हम उसको बोला कि आप गलत क्लास में आए हुए हो, वही है ना? ठीक। नहीं, ऐसे में मुझे मैडम बोल रही थी कि सुलेमान नहीं आता, तो मुझे पता ही नहीं सुलेमान कौन है, मुझे शक्ल ही याद नहीं है सुलेमान कौन है। तो फिर मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि सुलेमान है कौन। ठीक है, आप देखो डेटाबेस भी कनेक्टेड है नाउ। अगर हम अब क्रोम पर जाए, अब ऑब्वियसली देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं फिर से एपीआई कॉल होगा, आपकी बार हमारा नाम भी आ गया। इसका मतलब बैकएंड सर्वर इज मस्ट, फ्रंट एंड को प्रॉपरली काम करने के लिए मस्ट है। और आप चेक करो यहाँ पर भी क्या आ गया? ठीक है, आ गया ना। इसका मतलब डेटा इज नाउ कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस। एंड इसके लिए हमने क्या किया था? इसके लिए हमने एक गेट जो है, गेट रिक्वेस्ट की थी इस पर एक, आप चेक करो, मैंने एक एक्सिक्यूट डॉट गेट करके रिक्वेस्ट की थी किस पर? गेट यूजर पर, क्योंकि हमने एपीआई बनाई हुई है यूजर स्लैश गेट यूजर, उसके बाद यूजर आईडी। ठीक है, तो चलो आज हम इसमें और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। अभी अगर हम बैकएंड को नज़र मारे एक बार, तो हमने जो है यहाँ पर और भी कुछ कंट्रोलर्स हैं, लाइक रजिस्टर, दूसरा हैंडलर हमारा है लॉगिन, फॉरगेट पास है, रीसेट पास है, डिलीट यूजर है, चेंज पास है ना। तो बहुत सारे हैंडलर्स हैं, तो हमने फिलहाल इसमें से कुछ ही हैंडलर्स का यूज़ किया, जैसे गेट और रजिस्टर, हमने ये दो काम करा है। आज हम लॉगिन को भी कराते हैं और थोड़ा सा इसकी CSS लिख देते हैं, और बाद में फिर हमें 1 2 3 4 हैंडलर रह जाते हैं। फिर जब हम ये 4 हैंडलर भी इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, देन आफ्टर दैट हम फिर से बैकएंड पे हैंडलर्स बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो ठीक है, अभी हम जो है सबसे पहले जैसे हमने परसों रजिस्टर पे काम किया था,
है ना, जैसे हमने रजिस्टर पे काम किया था। आई थिंक को मैं इसका और इसका क्या कर देता हूँ, अगर मैं ये पूरा का पूरा रजिस्टर का जो ये जितना भी हमने इसमें लिखा है, ठीक है, जितना भी हम इसमें रिटर्न रिटर्न सब कुछ जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा ही कॉपी करके लॉगिन में ले जाऊँ, मतलब आप समझ गए मेरी बात, पूरा पूरा का पूरा मतलब लॉगिन में ही ले लिया मैंने इसको, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फर्क कुछ भी नहीं रहेगा। आप चेक करो, पूरा का पूरा मतलब हमने ये ले लिया, ठीक है। तो मैंने जो रिटर्न में हम करते हैं ना, जो हम इसमें रिटर्न करते हैं ड्यू, तो यहाँ पर मैंने शायद रिटर्न काट दिया, रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है। रिटर्न हम करते हैं ये टोस्ट कंटेनर सब कुछ, मतलब मैंने वही लिखा। और इसमें आप देखो क्लास नेम रजिस्टर, कोई बात है, अगर क्लास नेम रजिस्टर भी रह जाती है इसको हम फिर बाद में लॉगिन कर सकते हैं। और बताओ यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें हाँ यहाँ पर हमें वो फंक्शन लिखनी है, तो वो भी मैं कहाँ से लिख के आता हूँ, यहाँ से, ठीक है। तो ज़रा आप चेक करें, ये वाली फंक्शन, एक तो हैंडल रजिस्टर और दूसरा ये URL, ठीक है, और ये सब कुछ है ना यहाँ तक। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये भी मैं लॉगिन में ही ले जाऊँगा, ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखो हमें कोई एरर कहीं पर भी नहीं आया। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसमें लॉगिन में यूज स्टेट जो है ना उसको हमें इंपोर्ट करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज स्टेट, तो देखो यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया। दूसरी चीज़, मुझे यूज़र नेम नहीं चाहिए, ठीक है, यूज़र नेम नहीं चाहिए, तो फॉर्म डेटा के अंदर भी यूज़र नेम नहीं है। और हम यहाँ पर URL में चेंज क्या करेंगे, हम लॉगिन पर करने वाले हैं, ठीक है, हम लॉगिन पर रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी इस फंक्शन का चाहो तो आप नाम रख सकते हो हैंडल लॉगिन, लेकिन फिर आपको जहाँ पर ये कॉल हो रही है वहाँ पर भी नाम रखना पड़ेगा हैंडल लॉगिन। तो ठीक है, मैंने इसका नाम रखा हैंडल लॉगिन, ठीक है। और हाँ, रेस्पॉन्स जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रेस्पॉन्स इन द बैक एंड, क्योंकि ऑब्वियसली इस API का रेस्पॉन्स ये तो नहीं होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो वो भी हमें देखना है। एंड यहाँ पर देखो एक इनपुट आपको नहीं चाहिए, एक इनपुट हमने डिलीट कर दी, बिकॉज इनपुट हमें खाली चाहिए ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पर बटन का नाम रजिस्टर नहीं होगा, बटन का नाम लॉगिन होगा। और यहाँ पर आप हैंडल रजिस्टर नहीं हैंडल लॉगिन करोगे, ठीक है। फिलहाल मैंने ये चीज़ें तो निकाल दी। अब देखेंगे हम क्या इसमें कोई फॉर एग्जांपल कहीं पे ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब चेक करो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं, लगभग तो नहीं है, इसमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, इसमें जो है CSS फाइल आप चाहो तो वही जो रजिस्टर वाली CSS है ना इसमें भी लगा सकते हैं, या एक काम हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर दूसरी वाली इंपोर्ट कर देंगे ./ ठीक है, लॉगिन, ठीक है, login.css। अब क्योंकि वो फाइल नहीं है तो आप यहाँ पर ऐसे कंट्रोल क्लिक करके इसको दबा सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्रिएट फाइल। तो इस तरह से login.css बन गई। लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर की जो CSS हमने वैसे लिखी नहीं थी इसकी CSS, तो हम वो बाद में देखेंगे। CSS बात हमने लिखी थी, ना हमने लॉगिन की CSS लिखी थी, ना हमने रजिस्टर की CSS लिखी, हमने किसी का CSS नहीं लिखा था। तो बस ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस यहाँ पर कोड में जाता हूँ और मैं जाऊँगा लॉगिन हैंडलर में। कहाँ पे? लॉगिन हैंडलर में। और मैं देखूंगा कि वहाँ पर मैंने लिखा है लॉग्ड इन सक्सेसफुली, है ना, स्टेटस में 200, जेसन में मैसेज क्या है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ठीक है, मैं इसको बोलूँगा कि देखो अगर मैसेज होगा यही लॉग्ड इन सक्सेसफुली, यानी कि इस तरह से, यानी कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली नहीं, लॉग इन सक्सेसफुली। तो ऐसे हम लिखेंगे, पहले तो डबल कोट्स, ठीक है, ऐसे लॉग्ड इन सक्सेस। तो देखो इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज होगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली, तो आप भी कर लेना टोस्ट डॉट सक्सेस, वरना आप क्या करोगे, टोस्ट डॉट एरर। तो ये सही हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि क्या हम एक लॉग इन कर पाएंगे कि नहीं। अब क्योंकि ये तो चल रहा है ना फिलहाल, अब सिर्फ आपको देखना है कि app.jsx में आप जाओ, आपने क्या उसके लिए राउट बनाया, नहीं, देखो हमने राउट नहीं बनाया, लॉगिन का राउट। हाँ, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे इसका लॉगिन के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, पाथ हमारा होगा /user/login, ठीक है, और एलिमेंट जो है वो होगा हमारा एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे लॉगिन, ठीक है, ऐसे। तो अब ऑब्वियसली लॉगिन जो है ना वो इस फाइल में इंपोर्ट भी हो जाना चाहिए। तो ठीक है, इंपोर्ट भी हो गया, चेक करो। अब आप देखोगे ऊपर लॉगिन भी इंपोर्ट हो चुका होगा। और देखो इसने एरर दे दिया, बोलता है कि एक्सिक्यूट्स एंड टोस्ट कंटेंट डिफाइंड नहीं। हाँ ये सही है, बिकॉज लॉगिन के अंदर
हम एक्सियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं बट वी हैव नॉट डिफाइंड एक्सियोस देयर, तो ठीक है एक्सियोस इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टोस्ट में मसला है क्योंकि हाँ आप यहाँ पर टोस्ट डॉट सक्सेस कर रहे हो लेकिन टोस्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो टोस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और दूसरा है टोस्ट कंटेनर, देखो आप टोस्ट कंटेनर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन टोस्ट कंटेनर में हमने इंपोर्ट नहीं किया था, तो देखो एक्सियोस टोस्ट कंटेनर ये चीज़ें नहीं थी। चलो ये आ गया, तो दिखा रहा है वेब पैक कंपाइलर सक्सेसफुली। तो इसका मतलब अगर मैं अब क्रोम पर जाऊं, मैं अब इस राउट पर जा सकता हूं। कौन से राउट पर? /user/login, इस वाले राउट पर। और आप देखोगे यहाँ पर भी एक लॉगिन फॉर्म दिखेगा आपको। अब ये सीधा सा है अभी ईमेल और पासवर्ड। चलो हम एक काम करते हैं, पहले मैं ऐसे ही लॉगिन करके देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या मैं इसको API कॉल कर सकता हूँ। लाइक देखो अगर लॉगिन किया, देखो लॉगिन API कॉल हो रही है और ये बोल रहा है सर्वर एरर, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो कुछ ना कुछ इसमें एरर आ गया, किस में? और ये दिखा रहा है 400। देखो 400 इसमें आता है। 400 इज अ बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये चीज़ है, ये जो आप देखो, आप हमें यहाँ पर अभी इसका कैच ब्लॉक चला, ये ठीक है, क्योंकि हमें बैकएंड से क्या आ गया, बैकएंड से हमें 400 बैड रिक्वेस्ट हमने इसको भेजा है। असल में अगर आप देखोगे हमें रेस्पॉन्स में आया होगा ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ना ईमेल डाली ना पासवर्ड डाला, ठीक है। और इसको भी आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा डिफरेंटली हैंडल कर सकते हो। आप यहीं पर लिख सकते हो उसको कि देखो अगर टोस्ट डॉट एरर, अगर मैसेज ऐसे होगी, यानी कि अगर आपका रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट 400 होगा, क्योंकि हमने मतलब वो लिखा इसमें, तो आप क्या करोगे, आप वो मैसेज दिखाना। तो वो हम इसमें वैलिडेशंस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे क्या हम एक सक्सेसफुल लॉगिन कर पाएंगे। तो मान लो अगर मैंने लिखा irfanyusuf33@gmail.com, ठीक है, और हमने इसका पासवर्ड क्या रखा था, शायद 73422। पहले मैं देखता हूँ यहाँ से, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ से भी देख सकते हैं ना, क्योंकि सक्सेसफुल लॉगिन हम यहाँ से भी कर पाएंगे। तो अगर हम मान लो लॉगिन पर जाते हैं तो आपको पासवर्ड पता चल जाएगा कि इसका पासवर्ड है 73422। तो ठीक है, हम यहाँ से 73422 पासवर्ड देते हैं, 73422। अब जब मैंने पासवर्ड दे दिया, लॉगिन किया, तो देखो ये दिखा रहा है फिर से, तो पता नहीं क्या हुआ इसमें, पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से होगा, ये तो कर रहा है irfanyusuf3373। हाँ, एक काम करते हैं, एक और बंदे को यूज रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। लाइक मान लो अगर मैं यहाँ पर एक रजिस्टर कर दूँ, एक 35, हाँ, irfanyusuf35 सेंड कर देते हैं। बोलता है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई बात नहीं, 36 कर लेते हैं, 36 सेंड। देखो भाई यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम 36 को ही लॉगिन कराएंगे। चलो 36 को ही हम लॉगिन करा देते हैं, और इसका पासवर्ड भी देखो 54321, 54321। तो लॉगिन करते हैं, देखो भाई लॉगिन इन सक्सेसफुली। इसका मतलब देखो ये API जो है, ये इस वाली API ने हमें रिजल्ट दे दिया। इस वाली API ने आपको रेस्पॉन्स में क्या कह दिया, एक तो मैसेज, हाँ टोकन तो इसको देना ही देना है, टोकन इसको देना ही देना है। मैं आपको बताऊंगा ना कि इस टोकन का हमें क्या करना है। अभी देखो मैसेज क्या आ गई, लॉगिन इन सक्सेसफुली, और टोकन भी हमारे पास आ गया, और यूजर ID भी आ गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो अब आप वापस कोड में जाके इसको आज देखेंगे कि दैट हम ये ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट जो है ना, ये हम कैसे परफेक्ट कर देते हैं, और बाद में हम थोड़ी सी इसमें CSS लिख देते हैं, ठीक है। चेक करो, देखो रजिस्टर लॉगिन काम कर गया। अब हमें पता है कि दैट जब हमने एक सक्सेसफुल लॉगिन किया, उस सक्सेसफुल लॉगिन में सिर्फ डेटा के अंदर मैसेज ही नहीं है। ज़रा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि सबसे पहले तुम कंसोल करना, किसको, console.log रेस्पॉन्स, तुम रेस्पॉन्स को कंसोल करो, सो दैट हमें पता चल जाए कि इसमें आ क्या रहा है। तो चलो हम कंसोल में जाते हैं, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। कंसोल हमने क्लीन कर दिया, लॉगिन किया मैंने। देखो जब मैंने लॉगिन किया तो मुझे कंसोल में मैसेज, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट जो है ना, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, वो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ पर आया, कंसोल में। अब देखो इसमें क्या क्या है, डेटा नाम के इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास मैसेज है, और मेरे पास टोकन है, और मेरे पास यूजर ID है। ओके, तो मुझे बताओ अगर मुझे टोकन को एक्सेस करना होगा, मैं कैसे टोकन, response.data.token, ठीक है, response.data.token। और अगर यूजर ID को एक्सेस करना होगा तो response.data.user ID। इट मींस मैंने तीनों चीजें रखी है इसमें, मैसेज भी रखी है, टोकन भी रखा है, यूजर ID भी रखी है। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर,
हमारे पास आप ये चेक कर लो, आप एप्लीकेशंस में अगर आप जाओगे, वी आर हैविंग लोकल स्टोरेज, ठीक है, वी आर हैविंग लोकल स्टोरेज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेशन स्टोरेज, इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। और वी आर हैविंग कुकीज। हमारे पास 3 ऑप्शंस है मतलब इस टोकन को सेव करने के। मतलब देखो, टोकन किसने जनरेट किया? टोकन जनरेट किया बैकएंड ने, क्योंकि ये तो बैकएंड के लॉगिन में लिखा था। आपने इसका कोड कहाँ पर लिखा है? JWT टोकन कौन क्रिएट करता है? बैकएंड क्रिएट करता है। और कहाँ पर क्रिएट होता है? लॉगिन के टाइम पे। तो एक सक्सेसफुल लॉगिन के टाइम पे एक पासवर्ड जब वेरीफाई होता है, उसके बाद एक टोकन जनरेट होता है ना? तो अब हमें जब ये टोकन फिर हम किस पे भेज देते हैं? रेस्पॉन्स में भेज देते हैं इसको, फ्रंट एंड को। अब इसके पास आ गया। अब आपने देखा यहाँ पर कंसोल में आपको पता है कि दैट हाँ, ब्राउजर के अंदर टोकन आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मैं सेव रखूं कहां पर? मैं इसको लोकल स्टोरेज में सेव रखूं, ठीक है। लोकल स्टोरेज में अगर आप इसको सेव रखोगे तो उससे फायदा ये है आपका कि जब भी आप ब्राउजर खोलोगे और जब भी आप लोकल होस्ट 3000 खोलोगे या कोई भी डोमेन, ठीक है, हर किसी डोमेन की 5 MB का साइज का मतलब लोकल स्टोरेज होता है। मतलब लोकल स्टोरेज में आप 5 MB की चीजें सेव कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम स्टोरेज इज 5 MB फॉर एवरी डोमेन। जैसे कि ये डोमेन जो है इट्स लोकल होस्ट 3000, तो फॉर लोकल होस्ट 3000 वी आर हैविंग 5 MB ऑफ लोकल स्टोरेज, एंड फॉर सेशन स्टोरेज वी आर आल्सो हैविंग 5 MB। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज? लोकल स्टोरेज में जो है ना डेटा परसिस्ट करता है। परसिस्ट मतलब कि दैट अगर मैं क्रोम ब्राउजर बंद भी कर दूं, स्टिल जो उसके अंदर चीजें होंगी वो वहीं पे रहेंगी। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये एक तरह से रोम हो गया, ठीक है। इसको आप मतलब ये डिलीट नहीं होती। अलबत्ता जो सेशन स्टोरेज के अंदर जो स्टोरेज आपको मिलती है, जैसे ही आप ब्राउजर को क्लोज करोगे तो सेशन स्टोरेज डिलीट हो जाता है। तो मान लो ऐसी बात हो गई कि मान लो आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद एक टोकन जनरेट हुआ बैकएंड पर, और वो आया कहां पर? वो आया ब्राउजर में, और ब्राउजर में आपने उसको लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया। तो जब तक वो टोकन फिर लोकल स्टोरेज में रहेगा, तब तक आपका मतलब तब तक आप लॉग्ड इन ही होंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, ये मुझे इसके मेथड्स यहीं पे लिखने होंगे हैंडल लॉगिन के अंदर। मैं इसको लिखूंगा कि देखो भाई, इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज है लॉग्ड इन सक्सेसफुली, टोस्ट डॉट सक्सेस तो तुम करोगे ही करोगे, है ना। टोस्ट डॉट सक्सेस तो तुम्हें करना ही, लेकिन आपको एक और चीज भी करनी है, लोकल स्टोरेज। देखो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या होता है? लोकल स्टोरेज डॉट, ये जावास्क्रिप्ट का सिंपल मेथड है। लोकल स्टोरेज जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कहां से मिलता है? वो जावास्क्रिप्ट का अपना है इनबिल्ट। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो सेट आइटम आपको क्या सेट करना है? तो आपको ऑब्वियसली की वैल्यू में इसको सेव करना होगा। तो मैंने नाम रखा, चलो मुझे सेव करना है टोकन सेव करना था। टोकन नाम से मुझे टोकन सेव करना है, लेकिन टोकन कहाँ है? टोकन है रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन, क्योंकि वो तो रेस्पॉन्स पे आ रहा है ना, रेस्पॉन्स के डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टोकन आ रहा है। तो मैंने इसको बोला कि देखो भाई, अगर डेटा डॉट मैसेज होगी लॉग्ड इन सक्सेसफुली, अगर डेटा डॉट मैसेज क्या होगी? लॉग्ड इन सक्सेसफुली, तो तुम सबसे पहले लोकल स्टोरेज के अंदर क्या करना? एक टोकन सेव करना। तुम लोकल स्टोरेज के अंदर एक टोकन नाम से एक चीज सेव करना, और वो क्या होगी? वो वही टोकन होगा जो बैकएंड से हमारे पास आ रहा है। आप चाहो तो और भी कुछ सेव कर सकते हो, लाइक आप लिख सकते हो लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट, ठीक है, सेट आइटम, फिर से लिखा मैंने सेट आइटम। उसके बाद आप उसको बोलो कि यूजर आईडी भी सेव कर लो। यूजर आईडी भी कहाँ पे सेव कर लो? यूजर आईडी भी वहीं पे। अब वो भी है ना रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर आईडी, वो भी है ना आपके पास। तो यूजर आईडी में यूजर आई कैपिटल है, डी स्मॉल है। तो मैंने इसको सिंपली इतना बोल दिया, यानी कि अब जब भी एक सक्सेसफुल लॉगिन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखना कि लोकल स्टोरेज के अंदर 2 चीजें सेव हो जाएंगी, एक तो टोकन और दूसरा यूजर आईडी। बाद में उसके बाद ये टोस्ट डॉट सक्सेस बोलेगा रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, यानी कि बाद में आपको मैसेज आएगी लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ठीक है, देखते हैं। चलो अगर मैं अब की बार यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क को साफ कर देते हैं, कंसोल को साफ कर देते हैं, ठीक है, कंसोल भी साफ। अब देखिए मैंने एक लॉगिन किया, ठीक है। अब पहले देखो एप्लीकेशन में चेक करो क्या लोकल स्टोरेज में भी कुछ है, कोई की वैल्यू पेयर सेव है? नहीं, कोई की वैल्यू पेयर नहीं है। देखो मैं जब लॉगिन करता हूँ, देखो यहाँ पर टोकन भी आ गया, यूजर आईडी भी आ गई। तो इसका मतलब आप टोकन एंड यूजर आईडी कहाँ पर सेव हो गए? अब क्या मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ेगा टोकन के लिए? क्या मुझे यूजर आईडी को गेट करने के लिए बार बार लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं, मैंने एक बार लॉगिन किया और वहां से जो क्रेडेंशियल्स मेरे को आए, जो टोकन आया, यूजर आईडी आया, वो मैंने कहाँ पे रख दिया? वो मैंने इधर रख दिया, ठीक है। अब आप चेक करो, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो ये यूजर आईडी है, अब ये कहां पर है? ठीक है, ये लोकल स्टोरेज में। चेक कर लो, मैं आपको यहाँ पर कुछ और दिखाता हूँ। app.jsx में
कल आप किस पर पोस्ट कर रहे थे, आप किस पर गेट रिक्वेस्ट भेज रहे थे, आप रिक्वेस्ट भेज रहे थे लोकल होस्ट 4000 यूजर गेट यूजर, और आपने एक यूजर आईडी पे कॉल किया था। ये यूजर आईडी आपने खुद से दे दिया था इसका, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूजर आईडी डायनेमिक हो, जो बंदा लॉग इन करे उसी की आईडी। अभी जो बंदा लॉग इन करेगा उसकी क्रेडेंशियल्स कहां पर सेव होंगे, लोकल स्टोरेज में, है ना। जो बंदा लॉग इन करेगा उसकी क्रेडेंशियल्स कहां पर सेव हो जाएंगे, लोकल स्टोरेज में। तो है ना अच्छी बात कि मैं फिर लोकल स्टोरेज से ही ये यूजर आईडी गेट करूं। मैं लिखता हूं कांस्टेंट यूजर आईडी, ऐसे लिखेंगे कांस्टेंट यूजर आईडी इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज। देखो जैसे लोकल स्टोरेज का एक मेथड मैंने रखा था अभी सेट आइटम, इसी तरह से गेट आइटम भी होता है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आप उसको उसकी की से बुलाओ, आप उसको बोलो यूजर आईडी दे दो, ठीक है। तो आप यूजर आईडी से बुला रहे हो, ये चीज आप कहां से ला रहे हो, ये हम लोकल स्टोरेज से ला रहे हैं। तो लोकल स्टोरेज में जो भी यूजर आईडी सेव है वही मुझे यहां पर पुश करनी है। तो बताओ यहां पर मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं डॉलर करली ब्रेसेस, और यहां पर लिखूं मैं यूजर आईडी, और इसको हम बनाएंगे एक टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। तो इसमें ये कोड्स चेंज करके क्या कर देंगे, इसको टिक से बदल देते हैं, बैक टिक से, तो ऐसे हो जाएगा ये, सही है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये यूआरएल क्या है, अब ये यूआरएल स्टैटिक नहीं है, अब ये यूआरएल डायनेमिक हो गया। जो बंदा लॉगिन करेगा उसी का यूजर आईडी लोकल स्टोरेज में सेव होगा, और उसी की यूजर आईडी से गेट यूजर फंक्शन कॉल होगी, और उससे नाम कौन सा आएगा, वेलकम किसको होगा, वेलकम उसी को होगा जिसने लॉगिन किया होगा, सही है ना। चलो सेव कर देते हैं, देखते हैं आप इसको चेक करो। आप देखना, आप नेटवर्क में आप देख रहे हैं यहाँ पर किसको कॉल हुआ, 7409 को, और देखो उसकी मेल क्या है, उसकी मेल है इरफान यूसुफ 36। अलबत्ता हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि दैट उसमें भी यूजर नेम क्या था, उसमें भी यूजर नेम इरफान यूसुफ ही था। हम अब एक काम करते हैं, चलो हम यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं, पहले हम एक यूजर को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। हम अभी जो है यूजर लिखते हैं निम्रता, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मेल जो है, मेल आप दे दो निम्रता, ठीक है, 33@gmail.com, ठीक है, जीमेल। अब यानी कि मैं किसको मतलब एक तरह से मतलब ये कर रहा हूँ, मैं रजिस्टर किसको करवा रहा हूँ, मैं रजिस्टर अभी तो आप देखो वेलकम इरफान यूसुफ, इट मींस लॉगड इन कौन है, लॉगड इन इरफान यूसुफ है। लेकिन अब चलो हम यहाँ पर एक और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, निम्रता 33@gmail.com, एंड पासवर्ड मानो मैंने रखा 12345 रजिस्टर। ऑब्वियसली ये रजिस्टर हो जाएगा। देखो अगर मैं अब इसके बाद रजिस्टर के बाद कहाँ जाऊँ, लॉगिन पर, और अब मैं अगर इसी को लॉगिन करवाऊं, ठीक है, क्या रखा था हमने, निम्रता, ठीक है, 33@gmail.com। देखो मैंने निम्रता 33@gmail.com रखा था, और यहाँ पर लिखेंगे 12345, तो मैं एक सक्सेसफुल लॉगिन कर लूंगा। तो मैंने एक सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर क्या सेव है। देखो एप्लीकेशन के अंदर यूजर आईडी ये सेव है, लेकिन यहां पर नाम क्यों चेंज नहीं हुआ, बिकॉज वो जो गेट यूजर वाली एपीआई है ना, वो फिर से कॉल नहीं हुई। देखो आपने देखा यहां पर लॉगिन कॉल हुआ, लॉगिन के बाद अब गेट यूजर एपीआई फिर से कॉल होनी चाहिए ना, है ना, यानी कि उसको फिर से एक बार डेटा फेच करना है ना, तो उसके लिए आप मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे पूरी ऐप को रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर वेलकम क्या आया, निम्रता, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश करना ये तो सही नहीं है। मतलब मैं क्यों मतलब रिफ्रेश करूं, हम तो चाहते हैं कि ये खुद से हो। इट मीन्स मुझे उसकी डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। चेक करो, मैं समझाता हूँ। इट मीन्स जो ये फेच डेटा है ना, इसको यहाँ पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, और जब भी वो डिपेंडेंसी चेंज होगी तो उस आप देखोगे ये एक बार फिर से कॉल होगा। तो ठीक, देखो हम क्या करेंगे, ये जो ये यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, सही है ना। यूजर आईडी मैंने कहाँ पर बनाई, ये मैंने फेच डेटा के अंदर नहीं बनाई बल्कि इसके बाहर, ओके। और मैं इसको बताऊंगा कि देखो भाई जो फेच डेटा है ना, फेच डेटा, इसमें यूजर आईडी इसकी डिपेंडेंसी है। जब ये चेंज होगी तो तुम क्या करना, तुम यूज इफेक्ट को बोलेंगे हम फिर से एक बार कॉल हो जाए। तो इससे जो है ना, मैंने कहा था ना कि दैट यूज इफेक्ट जो है ना वो यूज स्टेट की साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। तो हमने सिंपली यूजर आईडी को सेव नहीं रखा कहाँ पर, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो मैंने इसको ग्लोबल बना दिया एक तरह से, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक में नहीं रखा। ब्लॉक में रखते तो ऑब्वियसली यूजर आईडी इस ब्लॉक के बाहर अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने यूजर आईडी को कहाँ डाल दिया, ऊपर डिफरेंट जगह पर, मतलब पहले ही फंक्शन के बाहर। और जब मैं फेच डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यूजर आईडी ही मेरा क्या है,
मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंसी, तो इसका मतलब जब भी डिपेंडेंसी चेंज होगी तो यूज इफेक्ट खुद से एक बार कॉल हो जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा। देखो अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, अभी दिखा रहा है वेलकम निम्रता। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इरफान यूसुफ 36, मतलब 36 जिसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ऐसा ही कुछ है, नहीं 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। देखो आप चेक कर लेना यहाँ पर कौन सी एपीआई कॉल होगी। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो लॉगिन वाली एपीआई कॉल होगी, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इसके बाद यहाँ पर हुआ ही नहीं, चेक करते हैं फिर से क्या मसला हुआ इसमें। तो लॉग इन सक्सेसफुली तो हुआ, यानी कि आई वॉज एबल टू लॉग इन, बट ये चेंज नहीं हुआ। ये अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन रिफ्रेश नहीं करना मुझे, ठीक है। तो याद रखना कि मे बी इसने जो है ये यूजर आईडी नहीं पकड़ी, तो हम इसको देखते हैं कि क्या मसला है इसमें। एक काम करते हैं, आप ऐसा देख लीजिए, ऐसे देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। हम अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम इसका पैरामीटर बनाएंगे यूजर आईडी, ठीक, और फेच डेटा जो है, फेच डेटा के अंदर भी हम डाल देते हैं यूजर आईडी। लेट अस टेस्ट अगेन। ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो हाँ एक चीज़ देख लेते हैं हम, एक चीज़ देख लेते हैं हम। यूज़र आईडी हम लोकल स्टोरेज से ला रहे हैं, तो या तो इसको देखो, अब इसमें यहीं पर आपको एक और चीज़ मैं सिखाऊंगा। इट मीन्स जो हम ये यूज़र आईडी वाली डिपेंडेंसीज को दे रहे हैं ना, ये चेंज हो रही है, ये लेटर ऑन चेंज हो रही है, मतलब आफ्टर ए सक्सेसफुल लॉगिन ये लेटर ऑन चेंज हो रही, तो मतलब ये यूज इफेक्ट इसको एक तरह से गेट नहीं कर पा रहा, मतलब इस यूजर, मतलब इसको लगता ही नहीं कि दैट यूजर आईडी चेंज हो गई है। आप समझ रहे हैं कि इसको मतलब ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि यूजर आईडी की वैल्यू चेंज हुई कि नहीं। हमें कुछ और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, चलो यहाँ पर देखो, अब जब लॉगिन हो गया, हाँ लॉगिन जब हो गया, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा बनाएंगे कि जो हम फॉर एग्जांपल जिसकी मदद से हम ये करेंगे, जिसकी मदद से हम ये अचीव करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो भाई, हाँ देखो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, दैट्स ओके। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर आईडी, दैट्स ओके। टोस्ट डॉट सक्सेस, हाँ मैं बताऊंगा ये क्यों नहीं हो रहा। आपको एक और चीज भी देखनी है, आफ्टर ए सक्सेसफुल लॉगिन आपने कहीं तो जाना है ना, मतलब लाइक आप लॉगिन करके किसी पेज पे तो जाओगे, तो पहले हम एक नेविगेट हुक बनाएंगे लॉगिन के अंदर, ठीक है। आप लॉगिन के अंदर एक नेविगेट हुक बनाओ, वो भी सही है। कांस्टेंट, हाँ जो हमें किसी और पेज पे फेंक देगा। देखो कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। अब ये यूज नेविगेट देखो कहां से आ रहा है, ये आ रहा है रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैंने लिखा कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। और आप, मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे जब एक सक्सेसफुल लॉगिन हो, तो सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद ये चीजें सेव होने के बाद मैं एक दूसरे पेज पे चला जाऊं, दूसरे पेज पे। तो यहां पर मैं लिखूंगा नेविगेट, और नेविगेट को कॉल करके आप उसका पाथ लिखो। पाथ में चाहता हूं कि कहां पर जाए, स्लैश पर, ठीक है। पाथ में चाहता हूं कि कहां पर जाए, स्लैश पर। तो सेव कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलो एक सक्सेसफुल लॉगिन के बाद, एक सक्सेसफुल लॉगिन के बाद ये कहां पर जाना चाहेगा, और हाँ यहाँ पर हमारा है 36 और 5 4 3 2 1। चलो एक लॉगिन कर देते हैं, उसके बाद देखो ये कहां पर ले जाता है मुझे, इधर, ठीक है। क्या यहाँ पर एपीआई कॉल हुआ फिर से, नहीं एपीआई कॉल तो नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी हमें इसमें प्रॉब्लम है। चलो नेविगेट आपने देखा यहाँ पर पहले, सबसे पहले नेविगेट कैसे करना होता है, तो कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। तो उसके बाद आप जब जैसे ही काम हो जाएगा आपका, लोकल स्टोरेज में चीजें सेव हो गई, बाद में आपने लिखा नेविगेट स्लैश, जो भी आप यहाँ पर पाथ लिखोगे वो। और हाँ ये आप रजिस्टर में भी करोगे, देखो रजिस्टर में भी आपको चलना पड़ेगा ऐसे ही। देखो रजिस्टर में जब आपका एक सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा, आप उसके बाद कहाँ पर, कौन से पेज पे जाना चाहोगे, लॉगिन पेज पे। तो हम यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो उसके बाद टोस्ट डॉट सक्सेस रेस्पॉन्स, मतलब यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, नेविगेट। तो पहले आप यहाँ पर भी क्या बनाओगे, इसी तरह से एक हुक बनाओगे, कांस्टेंट, आप हुक को कॉल करोगे, कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज
नेविगेट, तो यूज नेविगेट को कॉल किया। देखो यूज नेविगेट कहाँ से आता है, इट्स कमिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे नेविगेट, ओके नेविगेट, उसके बाद इसके बाद आप कहाँ जाओगे, यूजर स्लैश लॉगिन पर, ठीक है, यूजर स्लैश, क्योंकि ऑब्वियसली रजिस्टर होने के बाद नहीं नहीं जरूरत नहीं, ठीक है, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं। हम फ्रंट एंड के राउट्स अलग है, बैक एंड के तो एपीआई राउट्स है। फ्रंट एंड के जो राउट्स है वो तो सिंपली पेजेस के राउट है, लेकिन जो बैक एंड के राउट्स है वो एपीआई के राउट्स है। वो हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम एपीआई कॉल करते हैं। अब हम एक जैसा इसलिए रखते हैं कि सो दैट थोड़ा सा सेम सेम लगे। अब चलो अब हम एक फिर से इसको ट्राई करते हैं, हम देखेंगे क्या हमारी राउटिंग होगी सही से। तो ये मतलब देखो ये सारा जो आप बना रहे हो ना, ये सब कुछ टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना टाइम किस में स्पेंड करोगे, टेस्टिंग में ही। देखो यहाँ पर यूजर नेम, तो चलो हम एक की बार नासिर को लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा नासिर, और यहाँ पर हम लिखेंगे nasir@gmail.com, ठीक है, और वालेकुम सलाम। और इनका पासवर्ड भी हम रखते हैं 12345 सिंपलिसिटी के लिए, बाद में हम चेंज करेंगे, ओके। अब जब मैंने रजिस्टर किया, देखो ये डायरेक्टली किस पेज पे गया, लॉगिन पेज पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मतलब ये जो है ये अभी मतलब सक्सेसफुली मतलब लेकिन मैसेज नहीं आया, वो मैसेज नहीं आया। तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप उस मैसेज को सेट टाइम आउट फंक्शन पता है आपको, हाँ आप यहाँ पर सेट टाइम आउट लगा सकते हो, और टोस्ट डॉट सक्सेस को आप सेट टाइम आउट में करोगे। यानी कि देखो जब जब कोई चीज सेट टाइम आउट में होगी, उसका जरूरी होगा टाइम आउट, वो एरर मतलब नीचे लिखा होगा ना 3000 4000। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा 3 सेकंड तक ये रुकेगा। 3 सेकंड तक रुकने के टाइम उसमें क्या दिखाएगा, उन 3 सेकंड्स में ये यही रजिस्ट्रेशन क्रिएटेड या मतलब यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। बाद में उस 3 सेकंड के बाद ही नेविगेट करेगा। तो यहाँ पर आप स्टोर्स डॉट सक्सेस को किस में रख सकते हो, आप सेट टाइम आउट फंक्शन में, सिंपल। तो आपने समझ आया, देखो हम HTML भी लिख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हम उसका लॉजिक कहाँ पर लिख रहे हैं, वहीं पे। तो आप यहाँ पर स्टोर्स डॉट सक्सेस को किस में रख सकते हो। अभी क्या हो रहा है, देखो अभी जब आपने एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन की ना, तो ये डायरेक्टली मतलब अभी टोस्ट डॉट सक्सेस हो ही रहा था और उसने उसको नेविगेट करा दिया, है ना। उसने उसको नेविगेट करा दिया किस पेज पर, लॉगिन पेज पर। और जब हम एक लॉगिन मान लो कर देंगे, जब हम ऐसे लिखेंगे nasir@gmail.com, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पासवर्ड 12345, अब अगर मैं लॉगिन करता हूँ, देखो ये भी तो सक्सेसफुल लॉगिन होगा। एंड सक्सेसफुल लॉगिन के बाद हम कहाँ जाएंगे, होम पेज पर। तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा नहीं लॉगिन इन सक्सेसफुली। आप चेक करो लॉगिन जब जैसे मैंने किया तो इसने कहाँ पे ले लिया हमें, इधर। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये दिखाएगा द नेम ऑफ यूजर इज नासिर और वेलकम नासिर। लेकिन एक ही चीज मुझे प्रॉब्लम है अभी कि दैट मुझे उस एपीआई को फिर से कॉल करना पड़ता है। कौन सी वाली एपीआई को, पहली जो गेट यूजर वाली है। तो उसमें मुझे कुछ डिपेंडेंसी सोच के लगानी पड़ेगी जो मतलब सही से काम करे। तो ठीक है, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, तो मेरे को दिमाग की वो बत्ती बच जाएगी, है ना। तो देखो मैं दिखाता हूँ इसमें हमें डिपेंडेंसी किस तरह से आएंगे। ये डिपेंडेंसी सबसे पहले लॉगिन के टाइम पे ही एक तरह से कॉल होनी चाहिए। मतलब लॉगिन के टाइम पे ही कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उसको यूज इफेक्ट को क्या पता लग जाए कि कुछ हो रहा है। तो यूजर आईडी तो उसका मतलब यूजर आईडी से तो ये नहीं हुआ। चलो हम एक काम करते हैं, लेट अस मेक एन फॉर एग्जांपल एक हम हुक बना लेते हैं, ठीक है, ओके। कांस्टेंट लॉग्ड इन, ठीक है, कांस्टेंट लॉग्ड इन और कांस्टेंट लॉग्ड इन और सेट लॉग्ड इन, मैंने एक हुक बनाया, ठीक है। मैंने क्या बनाया, एक हुक बनाया। तो लॉग्ड इन सेट लॉग्ड इन इज इक्वल टू यूज स्टेट, और मैं इसको रखूंगा बाय डिफॉल्ट। क्या लॉग्ड इन होता है, कोई नहीं, बाय डिफॉल्ट कोई लॉग्ड इन नहीं होता। तो लॉग्ड इन मैंने रखा फॉल्स, मैंने क्या रखा, फॉल्स। तो लॉग्ड इन की वैल्यू क्या है, फॉल्स। और देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि देखो जब एक रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज जब लॉग्ड इन सक्सेसफुल होगा तो तुम सेट लॉग्ड इन को ट्रू कर देना। सेट लॉग्ड इन को आप मान लो क्या कर दो, लॉग्ड इन के उल्टा, लॉग्ड इन का उल्टा। लॉग्ड इन का उल्टा क्या है, लॉग्ड इन का उल्टा है, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स, ठीक है ना। अब देखो इससे किसकी वैल्यू चेंज होगी, इससे किसकी वैल्यू चेंज होगी, ऑब्वियसली इससे लॉग्ड इन की वैल्यू चेंज होगी।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब लॉग्ड इन की वैल्यू क्या होगी? हाँ, क्यों नहीं होगा? बिकॉज हुक का तो यही मसला है ना। हम इसको हमने फंक्शन में किया। देखो हैंडल लॉग इन फंक्शन क्या करेगी? हैंडल लॉग इन फंक्शन पहले एक एग्जीक्यूट कॉल करेगा। एग्जीक्यूट कॉल जब हो जाएगा, फिर लॉग्ड इन सक्सेसफुली जब वहां से रेस्पॉन्स होगा, फिर ये लोकल स्टोरेज में चीजों को सेव रख रहा है, फिर उसके बाद सेट लॉग्ड इन को ये लॉग्ड इन का अपोजिट कर देगा। तो इसमें ये मसला नहीं है, इजीली हो जाएगा ये। इसका मतलब आप सेट लॉग्ड इन की मदद से लॉग्ड इन की वैल्यू को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब आप काम देखो। आप इसका मतलब लॉग्ड इन की वैल्यू क्या हो गई? अब तो ये ट्रू हो गया। तो अब हमें यहां पर इसको भेजना है, इस लॉग्ड इन। और हाँ देखो, एक और चीज भी याद रखना कि दैट ये जो बनाया आपने, ये हम बनाएंगे ऐप के अंदर। ओके, देखो सही है, सही है ना। और आप लॉग्ड इन जो है ना, लॉग्ड इन को रखोगे डिपेंडेंसी किसकी? कॉमा लगा के लॉग्ड इन को हम रखेंगे डिपेंडेंसी किसकी? ठीक है। इसका मतलब जब भी लॉग्ड इन की वैल्यू चेंज होगी, है ना, तो ये यूज फैक्ट फिर से कॉल होगा। अब उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी? सेट लॉग्ड इन से। तो सेट लॉग्ड इन को मैं प्रॉप्स के थ्रू भेज दूंगा। किसको? लॉग इन के पास। देखो लॉग इन के पास कोई प्रॉप्स गए हैं नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा, इसको लिखेंगे हम सेट लॉग्ड इन इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में यही सेट लॉग्ड, यही सेट लॉग्ड। तो इसका मतलब सेट लॉग्ड इन कैसे गया लॉग इन के पास? थ्रू प्रॉप्स के। अब चेक करो, अब हम लॉग इन के अंदर जाके, लॉग इन के अंदर मैं यहां पर लिखूंगा, हम लिख रहे हैं सेट लॉग्ड इन नहीं। देखो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से देख लेना। मैं इसको बोलूंगा कि प्रॉप्स पहले इसमें डाल दो। पहले तो लॉग इन के अंदर क्या डाल दो? प्रॉप्स। फिर मैं इसको बोलूंगा कि प्रॉप्स डॉट क्या नाम रखा आपने उसका वहां पे? सेट लॉग्ड इन। तो ठीक है, प्रॉप्स डॉट सेट लॉग इन। ठीक है, प्रॉप्स डॉट सेट लॉग इन को कर देना ट्रू। अब मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन जो सेट लॉग्ड इन है, ये इसके पास कैसे आया? लॉग इन के पास इसकी प्रॉप्स से। और एक्चुअल हुक आपने कहां पे बनाई थी? एक्चुअल हुक आपने बनाई थी ऐप में। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग्ड इन? फॉल्स। लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स है। और सेट लॉग्ड इन वो तो फंक्शन है, उस फंक्शन को आप प्रॉप्स के थ्रू किसको दे रहे हो? लॉग इन को। जब भी एक सक्सेसफुल लॉग इन होगा, व्हाट विल हैपन? वो सेट लॉग इन को ट्रू कर देगा, वो सेट लॉग इन को ट्रू कर देगा। और जैसे ही सेट लॉग इन ट्रू होगा, उससे किसकी वैल्यू बदलेगी? लॉग्ड इन की वैल्यू। उससे लॉग्ड इन की वैल्यू बदलेगी, और जब लॉग्ड इन की वैल्यू बदलेगी तो यूजर फिर से उसको कॉल करेगा। अब हमें इसको फिर से टेस्ट करना है। चेक करो, अभी जो बंदा है वो नासिर है। चलो हम एक काम करते हैं, इसको रिलोड किया मैंने रिलोड किया। ठीक है, अब ये दिखा रहा है वेलकम नासिर, है ना। अभी तो नासिर को ही वेलकम हो रहा है। अभी चेक करो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अब निम्रता, ठीक है, निम्रता। आप इसको पूरा समझो, निम्रता 33@gmail.com। और इसकी पासवर्ड क्या थी? 12345 12345। देखो जब मैं एक लॉग इन करूंगा, एक सक्सेसफुल लॉग इन होने के बाद प्रॉप्स डॉट सेट लॉग इन क्या हो जाएगा? ट्रू। उससे लॉग इन ट्रू हो जाएगा, उससे वो एपीआई फिर से कॉल होगी। तो इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग इन करूं, एक तो ये मुझे ले जाएगा होम पेज पे, और दूसरा वहां पर वेलकम भी किसको होना चाहिए? निम्रता को। आ गया समझ? हाँ ऑब्वियसली हम चाइल्ड में जो है, हम चाइल्ड को फंक्शन भी भेज सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप चाइल्ड को सिर्फ वेरिएबल ही डाटा ही दे दो। हम मैंने आपको कहा था ना कि दैट प्रॉप्स के थ्रू हम डेटा डालते हैं, प्रॉप्स के थ्रू आप फंक्शन भी डाल सकते हो। और वो फंक्शन वो कंपोनेंट में जब कॉल होगी तो पेरेंट कंपोनेंट जो है ना, पेरेंट कंपोनेंट में चेंजेस आ जाएंगी। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा डाउन इवेंट्स अप। डेटा डाउन तो डेटा कहां से कहां जाता है? पेरेंट से चाइल्ड। लेकिन जो फंक्शन है ना, वो हमेशा इन्वोक होती है चाइल्ड्स में, लेकिन उनका इफेक्ट किस पे नजर आता है? उसका इफेक्ट पेरेंट पे नजर आ गया। देखो फंक्शन कहां पर इन्वोक हुई? प्रॉप्स डॉट सेट लॉग इन कहां पर इन्वोक हुआ? कौन से वाले चाइल्ड में? लॉग इन में। वो लॉग इन में इन्वोक हुआ, एंड उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? उसका इफेक्ट पड़ा ऐप के ऊपर। और ऐप के ऊपर भी कहां पर? वो यूज इफेक्ट पे, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां पर पड़ा? यूज इफेक्ट में। आया समझ आपको?
इसको और भी थोड़ा अच्छा बना सकते हो आप। यहां पर आप इसको फिर से समझो। देखो अब मुझे नहीं लगता कि हमें यूजर आईडी जो है ना, यूजर आईडी हमें देने की जरूरत पड़ेगी डिपेंडेंसी में। हम्म हम्म क्या चेंज होगा? हाँ देखो यूजर आईडी के साथ तो आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको समझा, देखो 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 मैं समझाता हूँ। देखो यूजर आईडी हमें क्यों जरूरत पड़ता है? यूजर आईडी की क्या जरूरत है हमको? अगर हम इतना समझे कि यूजर आईडी का टेंशन पे हमारी जरूरत, यूजर आईडी हमें कहां पर जरूरत पड़ती है? वो हमें जरूरत पड़ती है कि जब हम गेट यूजर को कॉल करते हैं ना, उसमें हमें पर्टिकुलर यूजर आईडी चाहिए ना, कि सो दैट हमें वही यूजर मिल जाए जिसने लॉग इन किया है ना। तो जब हम लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के टाइम पे आपको वहां से क्या आती है रेस्पॉन्स में चीजें? एक तो आती है मैसेज, दूसरा आता है टोकन, और तीसरा आता है आपको यूजर आईडी। उनमें से वो दो चीजें मैंने कहां पर सेव रखी? देखो मैसेज तो मैंने छोड़ दी, यूजर आईडी और टोकन में मैंने कहां पे सेव रखा? फिर वहां से फेच करके मैंने वो इधर कर दी। देखो यूजर आईडी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, वहां से फेच करके मैंने वो यूजर आईडी किसको दे दी? मैंने फेच डेटा के पैराम्स में डाल दिया यूजर आईडी, और जब मैंने फेच डेटा को कॉल किया उस वक्त मैंने वो यूजर आईडी उसके साथ दे दी, है ना। देखो जब मैं फेच डेटा को कॉल कर रहा हूँ उसमें यूजर आईडी दे रहा हूँ ना साथ में, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो फेच डेटा फंक्शन, देखो फेच डेटा फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच इज टेकिंग यूजर आईडी एज अ पैराम। तो आप उसको दे दो यूजर आईडी, आपने यूजर आईडी दे दी जो आप लोकल स्टोरेज से गेट कर रहे हो, तो इससे फेच डेटा एक बार हो रहा है। लेकिन मसला हमें किसका आ रहा है? मसला हमें आ रहा है कि दैट आफ्टर अ सक्सेसफुल लॉगिन, जब हम लॉगिन फिर से करेंगे उस वक्त ये फिर से यूज इफेक्ट एक और बार कॉल होना चाहिए। यानी कि मान लो अगर आप पहले लॉग इन थे तो किसकी यूजर आईडी सेव थी लोकल स्टोरेज में? आपकी, है ना। अब निम्रता ने लॉग इन किया, अब जब निम्रता लॉग इन कर रही है इसका मतलब अब इसकी आईडी लोकल स्टोरेज में है, और अब गेट यूजर भी किसका होगा? अब गेट यूजर बा इसी का होगा। आप चेक करो, जब मैं यहां पर एप्लीकेशन में जाता हूं, आप देखो अभी जो यूजर आईडी है वो है 7411, है ना, 7411, है ना। टोकन भी डिफरेंट है। अब अगर मैं आपको भी, मतलब अगर नासिर को लॉग इन कराएंगे, आपको लगता है यहां पर यूजर आईडी चेंज नहीं होगी? हाँ यूजर आईडी चेंज होगी, बिकॉज एवरी लॉग इन के टाइम पे यूजर आईडी किसकी सेव हो जाती है? जिसने लॉग इन किया होगा। एंड उसी यूजर आईडी से मैं फिर वहां से किसको कॉल करवा रहा हूं? गेट यूजर को। समझो इसको अच्छे से, इसको प्रॉपरली समझो। बिकॉज देखो जब आप इंस्टाग्राम पर अपने इंस्टाग्राम पर जाते हो, जब आप अपना इंस्टाग्राम लॉग इन करते हो, जब आप वहां पर प्रोफाइल पे जाओगे, आप किसकी प्रोफाइल देखोगे? अपनी। निम्रता किसकी प्रोफाइल देखिएगी? अपनी अपनी। हम सब तो अपना अपना प्रोफाइल ही देखते हैं ना। लेकिन आपको लगता है कि इंस्टाग्राम ने हम सब के लिए अलग अलग HTML लिखी होगी? नहीं, उन्होंने HTML एक ही लिखी होगी, लेकिन जो डेटा उसमें आ रहा है ना, जो डेटा वो डिफरेंट आ रहा है। देखो जैसे कि अभी देखो यहां पर द नेम ऑफ यूजर इज यूजर नेम। अब यूजर नेम कौन सा आ रहा है यहां पर? निम्रता। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी यूजर आईडी किसकी है? 7411, ये निम्रता की ही होगी। अब देखो अगर अब हम फॉर एग्जांपल एक डिफरेंट लॉगिन करते हैं, मान लो अगर मैं इसको पहले रिलोड कर, देखो मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं। देखो यहां पर मुझे इसके साथ छेड़ना नहीं है। लोकल स्टोरेज में टोकन एंड यूजर आईडी सेव हो जाती है, लेकिन जब हम फिर से लॉगिन कर देंगे तो ये यूजर आईडी टोकन बदल जाएगा। चेक करो, देखो अब यहां पर हम करेंगे, मान लो इरफान यूसुफ 36 था ना, 36 और 54321, 54321। देखो मैं जब लॉग, इसको मैं यहां पर काट देता हूं। देखो अभी क्या है? 7411। जब मैं लॉग इन करूंगा, ठीक है, आप देखो ये क्या है? 7409। इसका मतलब यूजर आईडी चेंज होगी। अब इसी यूजर आईडी से गेट यूजर होगा, है ना। अब यही यूजर आईडी यूज होगी कहां पर? गेट यूजर में। और अब कौन यूजर है? अब यूजर है, इसलिए अब देखो वेलकम किसको हो रहा है? वेलकम इरफान को हो रहा है, वेलकम इरफान यूसुफ। ठीक है, तो इसको समझो आप कि जब हम एक लॉगिन कराते हैं ना, ये थोड़ा रजिस्टर करना तो इजी होता है, लेकिन जब हम लॉगिन कराते हैं, लॉगिन के बाद मुझे मेरा डैशबोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, और वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे डैशबोर्ड और इनके डैशबोर्ड में क्या फर्क है ना। ऑब्वियसली को मेरे होंगे मान लो 50 फॉलोवर्स, मान लो नासिर के हैं 200, है ना। तो यानी कि डेटा डिफरेंट है, मतलब है तो स्ट्रक्चर तो वही है, CSS भी वही है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है, देखो अगर मेरा व्हाट्सअप खोलोगे और आप अपना व्हाट्सअप खोलोगे, उसमें सेम ही तो है, वही मैसेज सब कुछ तो वही है, लेकिन इसके कॉन्टैक्ट डिफरेंट है, मेरे कॉन्टैक्ट डिफरेंट, इसने जिनको मैसेज किए वो डिफरेंट है। इसका मतलब डेटा डिफरेंट होता है।
स्ट्रक्चर HTML CSS वो सब कुछ सेम ही होता है, लेकिन उसमें जो डेटा फिल होता है ना वो डिफरेंट। यही होता है डायनेमिक वेबसाइट्स ऐसी ही होती है, क्योंकि जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती है ना उसमें तो हम पैराग्राफ में ही कुछ लिख देते हैं पहले ही, तो HTML में पहले से लिखा लिखा सब कुछ होता है। लेकिन ये जो डेटा ड्रिवन होती है ना, इनको जब तक पीछे से डेटा नहीं आएगा तब तक ये फ्रंट एंड में शो क्या करेंगी। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने किया वेलकम इरफान यूसुफ, लेकिन इरफान यूसुफ की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो डेटाबेस से आ रही है, एंड पर्टिकुलरली उसी यूजर की आनी चाहिए जिसने लॉगिन किया हो। और जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, मैं जैसे ही /route पर पहुंचता हूँ तो यहाँ पर मेरे ही नाम को वेलकम हो रहा है। ठीक है, देखो इसको मैंने कैसे अचीव किया। मैंने एक हुक बनाया ऐप के अंदर, ठीक है, और उस हुक का जो है, उस हुक का जो फंक्शन है, हुक में होते हैं ना वेरिएबल और होता है फंक्शन, एक होता है वेरिएबल एक होता है फंक्शन। हुक के अंदर पहली चीज वेरिएबल है, दूसरी चीज फंक्शन है। मैंने उसके फंक्शन को कहां डाल दिया, प्रॉप्स के थ्रू लॉगिन में, प्रॉप्स के थ्रू कहां डाल दिया, लॉगिन में। अब लॉगिन में वो फंक्शन इन्वोक हो रही है, यानी कि एक सक्सेसफुल लॉगिन के अंदर वो फंक्शन इन्वोक हो रही है। तो इसमें कुछ भी एक्सेसिबल है, आप चेक कर सकते हो। देखो यू कैन जस्ट चेक, देखो एक सक्सेसफुल लॉगिन के बाद इफ response.data.message is logged in सक्सेसफुली, एक तो मैं टोकन सेव कर रहा हूं, फिर से यूजर आईडी सेव कर रहा हूं, फिर से, यानी कि किसकी सेव होगी, जिसने लॉगिन किया होगा। और बाद में मैं props.setLogin को क्या कर देता हूं, ट्रू। तो props.setLogin यानी कि setLogin फंक्शन, ये जो ये हुक है ना setLogin, ये इसमें नहीं है। सुनो लॉगिन में ऐसा कोई हुक है ही नहीं। ये हुक कहां पर है, ये हुक app.jsx में, और मैंने इसके पास कैसे लाया इसको, प्रॉप्स के थ्रू। तो फंक्शन इन्वोक यहां पर हो रही है, लेकिन जब मैं सेट लॉगिन को ट्रू कर दूंगा, इसका असर कहां पर दिखाई देगा, ये इवेंट है, दिस इज एन इवेंट, लॉगिन करना एक इवेंट है। तो इस इवेंट का असर कहां पर होगा, इस इवेंट का असर यहां पर है, क्योंकि लॉग्ड इन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो पहले फॉल्स था, अब वो क्या हो गया, वो ट्रू हो गया। जैसे ही लॉग्ड इन ट्रू हो जाएगा, उससे यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी चेंज हो गई। यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी था लॉग्ड इन, जिसकी वैल्यू थी पहले फॉल्स, लेकिन अब हो गई ट्रू। उससे यूज इफेक्ट एक और बार कॉल होगा। और यूज इफेक्ट में है क्या, यूज इफेक्ट में फेच डेटा, लेकिन अब की बार फेच डेटा किस पर होगा, अब की बार फेच डेटा होगा यूजर आईडी पर, लेकिन यूजर आईडी तो वहां से बदल गई है ना, इसीलिए फेच डेटा भी किस पर हो रहा है, डिफरेंट एपीआई पर। ठीक है, हाँ देखो क्या है, यहां पर पहले आपके पास 7411 था, ये वाली एपीआई थी जिसका रेस्पॉन्स था आपको निम्रता, उसके यूजर नेम में रेस्पॉन्स में क्या था, निम्रता। लेकिन इसके बाद एक लॉगिन जब हुआ, एक सक्सेसफुल लॉगिन के बाद ये एपीआई फिर से कॉल हुई। अब की बार जो है ना, अब की बार है ये इरफान यूसुफ। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे आप, हाँ यूज इफेक्ट को रिलोड कर रहे हैं। एक तो हमें लॉगिन भी करना है, ओके, और दूसरा हम फिर प्रॉप्स के थ्रू उसको एक तरह से यूज इफेक्ट को रिलोड भी कर रहे हैं, लेकिन हम मैनुअल रिलोड नहीं कर रहे, यहां पर ये कोड में ही हो रहा है। ठीक है, बैकएंड में मैंने कौन सा बताया था, वो तो बैकएंड के लिए है, वो तो बैकएंड का प्रोसेस है वो, और उसमें HBS का यूज हो रहा है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, उसमें और इसमें थोड़ा मतलब आर्किटेक्चर में डिफरेंट है। देखो इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर्स आप यूज कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि जो मैंने बताया यही करोगे आप। ठीक है, इसमें भी 2-3 और करने के तरीके हैं। मतलब हम एक काम कर सकते हैं कि बैकएंड में कुकी सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप बैकएंड में कुकी सेंड करोगे, मान लो अगर आप बैकएंड में कुकी सेंड करोगे, तो आपको यहाँ पर फिर लोकल स्टोरेज में कुछ सेव करने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर कुकीज में डायरेक्टली टोकन सेव हो जाएगा। तो वो भी एक मेथड है, लेकिन फिर आपको कुकीज से टोकन को गेट करना है। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं कि नहीं यही करना है। हम यहाँ पर किस चीज का यूज कर रहे हैं, JWT का। JWT एक और लाइब्रेरी है, उसका नाम है जीरो ऑथ, एंड आजकल बहुत सारी कंपनीज प्रेफर करती हैं जीरो ऑथ को। ठीक है, जैसे कि और भी एक तरीका है लॉगिन का, जैसे कि हम करेंगे लॉगिन इन गूगल, ऐसे भी ऑप्शन आते हैं ना, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक। तो इसमें कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, इसमें डिफरेंट तरीके। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम मैं चाहता हूं कि आप हर एक तरीका कम से कम एक बार अपनी इस इंटर्नशिप वाली जर्नी में देख लो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने एक तरीका दिखाया, इसको आप इसी तरह से समझोगे।
बाद में जब हम एक और प्रोजेक्ट करेंगे उसमें मैं आपको डिफरेंट दिखाऊंगा, फिर तीसरा जो होगा उसमें हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तो सो दैट ना मतलब आपको होल्ड किस पर होगा, सब पर। देखो जैसे कि CSS फ्रेमवर्क्स है ना, CSS फ्रेमवर्क्स कितने हैं, बहुत सारे, बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, मटेरियल UI है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दैट मैंने बूटस्ट्रैप पढ़ लिया, पर मटेरियल UI में की है, हाँ, या मटेरियल UI एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट्स लाइक कि मतलब आपको हर एक फ्रेमवर्क, देखो हम जिस फील्ड में है ना, ये टेक, ये बहुत जल्दी चेंज होता है रैपिडली, और कंपनी की जो डिमांड होगी ना, आपने उसी हिसाब से काम करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि दैट मैंने ये पढ़ा नहीं, मैंने सीखा नहीं, या मैं करूंगा नहीं, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो करने के लिए तैयार भी है और आपसे कम सैलरी पे, तो वो आप मिनटों में रिप्लेस हो जाओगे। तो इसीलिए यहां पर अप टू डेट रहना पड़ता है, ठीक है। JWT सीख लिया, इसके बाद जीरो ऑथ सीखेंगे, रिएक्ट सीख लिया, इसके बाद Next.js सीखना है, Next.js सीख लिया, इसके बाद रिएक्ट नेटिव सीखना है। तो मतलब ये एक ऐसा फील्ड है, मुझे लगता है कि जहां पर नेपोटिज्म नहीं चलता। यानी कि अगर आप मतलब एक बड़े से किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अब आप चाहोगे कि मैं अपनी बेटे बेटी को लगाऊं, नहीं भाई, यहाँ पर प्योर स्किल्स काम करते हैं। विदाउट स्किल्स यहाँ पर कोई मतलब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। मतलब इमेज गवर्नमेंट जॉब, किसी को कुछ आए ना आए वहीं पर बैठा है, जॉब तनख्वाह मिल रही नहीं। यहाँ पर हम खुद की जॉब बचाने के लिए नया नया सीखना पड़ता है हमें रोज, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको मेथड दिखाया था कुकीज का, वो भी वैलिड है एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड, ओके। चीजों को लोकल स्टोरेज में सेव रखना वो भी वैलिड है, और चीजों को कुकीज में सेव रखना वो भी वैलिड है। और हाँ, यहाँ पर कौन सा ही बड़ा तूफान है, लाइक हाँ ये भी इजी है, इजी सारी चीजें। देखो अब पता नहीं होता, ठीक है, अभी तक आपको पता नहीं था कि ये चीज एग्जिस्ट करती, लेकिन अब आपको ये पता है कि एग्जिस्ट करती, आसान है। अब अगर मैं देखो इसको डिलीट करूं यहाँ पर, अभी अगर इस टर्मिनल को बंद करूं, ठीक है, आप देखो कि ये डेटा जो एप्लीकेशन में अभी है ना, ये एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज में अभी जो डेटा है, ये अभी भी वहीं पे भी रहेगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज में मैंने पहले ही कहा था कि लोकल स्टोरेज 5 MB की होती है एंड इसमें डेटा परसिस्ट करता है। अगर मैं इसको सेशन स्टोरेज में सेव रखता तो ये फिर यहां पर अवेलेबल होता सेशन स्टोरेज में। उसमें क्या मसला था कि जैसे ही मैंने इसको बंद करना था, जैसे ही मैं ब्राउजर को बंद करता, तो वट जो सेशन स्टोरेज में था वो भी क्या हो जाता है, डिलीट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लॉग इन किया और डेटा सारा सेशन स्टोरेज में सेव है, बताओ अगर मैंने ब्राउजर क्लोज कर दिया, ब्राउजर ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, फिर से लॉग इन, है ना। इसका मतलब सेशन एक्सपायर हो गया, जैसे ही मैं ब्राउजर बंद करूंगा मुझे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे MongoDB को है, आप देखो जब भी मैं MongoDB के अंदर आता हूं मुझे पहले लॉग इन करना पड़ता है, आपने देखा होगा परसों से, मुझे फिर से लॉग इन गूगल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ब्राउजर को क्लोज करोगे या आपसे फिर से लॉग इन मांगेगा। तो इसका मतलब है कि इनके क्रेडेंशियल्स भी कहां पर सेव होते होंगे, इनके क्रेडेंशियल्स भी सेशन स्टोरेज में सेव होते होंगे। तो सेशन स्टोरेज में अगर आप काम करते हैं, लाइक अगर आप लॉग इन के टाइम पे चीजें सेशन स्टोरेज में सेव रखते हैं, तो आपके पास सेशन स्टोरेज नाम का ऑब्जेक्ट भी है, देखो सेशन स्टोरेज, और मेथड सेम है, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम गेट आइटम क्लियर, हाँ जैसे इसके है ना सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो आप यही सेम टू सेम टोपोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेकिन फिर चीजें किसमें सेव हो जाती, सेशन स्टोरेज में। उसमें मसला ये था, आप ब्राउजर क्लोज करते, उसमें डेटा जो है वो भी क्या हो जाता, वो भी डिलीट हो जाता। लोकल स्टोरेज में आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ठीक है। और ये कब आप करोगे, लॉगआउट के टाइम पे। लॉगआउट के टाइम पे कुछ नहीं करना है, लॉगआउट के टाइम पे आपको सेशन स्टोरेज खाली करनी है। जब आप लॉगआउट के टाइम पे सेशन स्टोरेज खाली कर दोगे, बाद में रिफ्रेश हो जाएगा, तो वो किसको वेलकम करेगा, किसी को नहीं, क्योंकि वहां पर यूजर नेम मत होगा ही। तो उस वक्त उस केस में फिर यहां पर क्या आ जाएगा, इतनी लॉग इन ही ना, है ना, उस वक्त इस केस में लॉग इन आएगा। और ये तो हम बदलने वाले हैं, ये तो हमने फिलहाल ऐसे रखा था वेलकम इरफान, इसको तो हम पूरे कोड को क्या बदलने ही वाले हैं। बाकी ये भी हमने कल देखा था इसमें ये कैसे हो रहा है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स की मदद से। आप कल नहीं आई थी तो आप आज का लेक्चर, जो कल का लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा, आज का भी, हाँ, तो दोनों ही आप देख लेना। फिर कल भी हमने यूज इफेक्ट पढ़ा था, तो बात समझ आ गई आपको, क्लियर सब कुछ, इसमें कोई ये तो नहीं है, ठीक है।